हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सक्सेस.com में आपका स्वागत है। इस चैनल्स में लगातार बने रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपको ऑल इन वन देता है। इसमें हर दिन जीएस का सुबह 11 बजे क्लास चलता है, 2 बजे एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का भी चलाया जा रहा है और शाम के 7 बजे जो है वो आपको मैथ्स का क्लास दिया जाता है। अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय इतिहास का। चूंकि कल फ्राइडे था तो हमने कल रूटीन के अनुसार कल भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का सिंधु घाटी सभ्यता को आरंभ किया और सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक क्षेत्रों को हमने पढ़ा। आज मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर या महत्वपूर्ण नगर कौन कौन है। क्योंकि नगर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कल ही बताया था आपको कि एक नगरीय सभ्यता के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। यहां तक कि अपने आप में वो अद्भुत था और शायद आज भी उतनी अच्छी व्यवस्था हमारे नगरीय योजना में नहीं है जितना अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता में है। इसलिए मैंने बताया आपको कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन तमाम चीजों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पर लगातार बने रहें और अगर आप नए हैं तो चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कल कि सबसे पहले इस सभ्यता की खोज जो है वो कहां हुई थी, वो हड़प्पा में हुई थी। सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी। यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। कई बार हड़प्पा सभ्यता भी चैप्टर्स में आपको शो आउट करता है, क्योंकि पहला खोज जो हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से आरंभ में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे खोज की और अवशेषों की प्रक्रियाएं बढ़ती चली गई तो अब केवल हड़प्पा कहना दैट मीन्स बाकी महत्वपूर्ण नगरों के साथ गद्दारी करना हो जाता। इसलिए भारतीय इतिहास में इसका चैप्टर का जो नाम था वो हड़प्पा से बदलकर सिंधु घाटी सभ्यता कर दी गई, क्योंकि ये तमाम एरिया जो है वो सिंधु घाटी के क्षेत्रों में पड़ता है। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे रावी नदी बह रही है और यहाँ पे इंडस वैली दैट मीन्स सिंधु नदी है। तो ये सिंधु नदी का जो दायरा है उसी के किनारे सारी सभ्यता बसी हुई है, इसलिए इसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आइए सबसे पहला शहर की बात करते हैं, हड़प्पा। इस हड़प्पा की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में पहली बार 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई और खोज करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स है। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की 1921 में खोज की। चूंकि ये पहला सभ्यता है इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये हड़प्पा सभ्यता कहलाता है। वर्तमान समय की मैं बात करूं तो पाकिस्तान का एक क्षेत्र जिसको हम मोंटगोमरी जिला कहते हैं, वर्तमान में जो ये मौजूद है। चूंकि जब 1921 की बात कर रहे हैं तो 1921 में तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। 1921 में तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो भाई वो भारत का हिस्सा था, इसलिए उस समय के लिए हम भारत ही बोलेंगे। लेकिन वर्तमान की बात करें तो ये एरिया जब बटा पाकिस्तान के साथ तो पश्चिमी पंजाब दैट मीन्स वर्तमान पाकिस्तान का एक क्षेत्र जिसका नाम है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट, मोंटगोमरी जिला।
मोंटगोमरी जिला जो है ये वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है, वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है। वहां जो है ये सीक्वेंस जो है वो आता है, मतलब ये स्थिति जो है आज हड़प्पा के मोंटगोमरी जिले में आता है और ये जो है वो रावी नदी के तट पर है। कहां पे, किस नदी पे, याद रखना, ये जो है वो रावी नदी के तट पर है। यहाँ का टीला जो है, कल मैंने चर्चा किया था ना आपसे कि टीला दुर्ग जो है वो शासकीय वर्ग के लिए था और आम जनता के लिए सिंपल था। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, यहाँ का जो टीला है वो पूर्वी टीला जो है उसे हम लोग नगर टीला, पूर्वी टीला को नगर टीला और पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं। पूर्वी टीला जो है वो नगर टीला और पश्चिमी टीला जो है उसको हम लोग दुर्ग टीला के नाम से जानते हैं। ठीक है, दुर्ग टीला के नाम से जानते हैं। इसके बारे में एक व्यक्ति जिनका नाम है पिग्गट, आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है इतिहासकार के तौर पर, पिग्गट। पिग्गट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा था, किसे, हड़प्पा सभ्यता। पिग्गट ने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर की बात की थी, चूंकि यहाँ पे कई चीजें मिली हैं। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे अन्नागार का अवशेष, दैट मीन्स 6x6 का अन्नागार, अन्नागार मतलब अनाज रखने की स्थान, अच्छे समझना, अन्नागार का मतलब क्या हुआ, अनाज रखने की स्थान। वहां पे 6:6 का मिला है, मतलब 6 और 6 का रेशियो मिला है, मतलब कितना पीस हो गया, 6 और 6 कितना, 12। तो यहाँ पे अन्नागार का अवशेष जो है वो 12 पीस मिला है। इसके अलावा इसका प्रमाण मैंने भी कहा क्या कि अर्ध औद्योगिक नगर के तौर पर पिग्गट ने हड़प्पा को बताया। तो एक बात बताओ, जब तक किसी भी चीज का प्रमाण नहीं होगा क्या कोई भी चीज क्लियर हो सकती है? तब तो वही कहानी हो जाएगा कि मैं यहाँ बोलूंगा कि देखिए, हंसना नहीं, ठीक है सर, यहाँ पे मैं बोलूंगा घोड़ा था और घास था, तो आप बोलोगे घोड़ा कहाँ है, तो हम बोलेंगे घास भी कहाँ है, खा के चल गया, क्या, हंसना नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूंगा एक घोड़ा था और एक घास था, ठीक है। तो भाई घोड़ा, आप पूछे घोड़ा कहाँ था, बोले घास भी कहाँ है, घोड़ा घास खा के चला गया। मतलब जब तक पुरातत्व विभाग में, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अवशेषों की बातें नहीं होती है, तब तक किसी भी चीज को भारतीय इतिहास में मान्यता नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूं, या पिग्गट के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया था कि अर्ध औद्योगिक नगर के तौर पर यह जाना जाता है, तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे श्रमिकों का, यहाँ पे कारखानों का, इन चीजों का अस्तित्व होगा, तभी तो इसे पिग्गट के द्वारा अर्ध औद्योगिक नगर की तुलना दी गई थी। याद रखना, यहाँ पे मैंने कहा क्या कि पहला तो हमने देखा कि अन्नागार की बातें हुई, दूसरा मैंने कहा क्या कि यहाँ पे श्रमिक आवास मतलब लेबर क्वार्टर, लेबर क्वार्टर की मौजूदगी जो थी यहाँ पे थी। लगभग 15 मकान एक साथ रहा करते थे। मतलब जैसे क्वार्टर्स कैसे होता है, रेलवे का हो चाहे किसी और का हो, देखना 15 एक जैसा दिखता है, तो एक जैसा दिखता है, दैट इज क्वार्टर, एक जैसा दिखता है मतलब क्वार्टर। क्योंकि अपना घर तो कभी एक जैसा पूरे मोहल्ले का दिखता नहीं है, किसी का खपड़ा का हो सकता है, किसी का 1 फ्लोर का हो सकता है, किसी का 4 फ्लोर का हो सकता है। लेकिन जब क्वार्टर्स की बात होती है तो सबका रंग पेंट भी एक जैसा होता है। कई बार देखना, जब क्वार्टर्स में आप फ्लैट पहुंचते हैं, फ्लैट वगैरह में, तो पता ही नहीं चलता किसका कौन सा घर है, जब तक आपको क्वार्टर नंबर ना पता हो या फिर फ्लैट नंबर ना पता हो, ठीक है। तो इस तरह का आकार का यहाँ पे क्वार्टर्स जो है, श्रमिक आवास जो है वो मिला था। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूंगा कुछ चीजें, जैसे गेहूं और जौ का दाना, बहुत पूछता है स्टूडेंट्स, याद रखना, गेहूं और जौ का दाना, गेहूं और जौ का दाना जो है वो मिला था। कहां मिला था? हड़प्पा सभ्यता में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम, ये वाला किसने खोजा, गेहूं और जौ का दाना, ठीक है, और कब हुआ था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि भाई यहाँ पे कब्रिस्तानों की बातें हैं, कब्रिस्तानों की मतलब समाधि की बातें हैं, और यहाँ की समाधियां जो होती थी वो R37 के नाम से जाना जाता था। आरंभ में R37 के नाम से हड़प्पा सभ्यता की समाधि जानी जाती थी। 1934 में एक अन्य समाधि मिली जिसका नाम H दिया गया,
देखो याद याद रखना, समाधियां यहाँ पे थी, समाधियों को R37 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1937 में एक समाधि मिली जिसका नामांकन H, कैपिटल H के द्वारा किया गया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू में, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। दूसरा खोज जो है वो किया गया किसका? मोहनजोदड़ो का। मैंने भी कहा गया 1921 में हड़प्पा खोजा गया था, 1921 में हड़प्पा खोजा गया था, 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। और इसको खोजने का जो श्रेय है वो जाता है राखलदास बनर्जी को। एकदम याद रखना, ये सब खोजकर्ता को जी। क्या नाम है? राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की गई। 1921 किसका? हड़प्पा का। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लरकाना जिला। लरकाना, याद रखना क्या? लरकाना। लरकाना जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में कहाँ जी? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान में कहाँ? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला मौजूद है। देखो कई बार तो इसका शाब्दिक अर्थ आता है मोहनजोदड़ो, या इंग्लिश में बोलेंगे तो मोहनजोदाड़ो। मोहन अलग अलग कर देंगे तो मोहन डैट जोदाड़ो, मतलब मोहनजोदाड़ो, या इसे नॉर्मल हम बोलेंगे तो मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हैं। थोड़ा तोड़ के बोलेंगे, एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन करना है तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। इसके पीछे का वजह यह है कि यह बाढ़ग्रस्त नगर था, आए दिन यहाँ पे बाढ़ आया करते थे। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ के जो बात अवशेषों की बात की जाए तो यहाँ बृहत स्नानागार, बहुत पूछता है जी, बहुत बड़ा स्नानागार था, बृहत अन्नागार का अवशेष मिला है, पुरोहितों की मूर्तियां यहाँ पर मिली है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो भाई पश्चिमी भाग का जो इसका टीला था उसको हम लोग स्तूप टीला कहते थे। क्या कहते थे? स्तूप टीला। किस हिस्से को? पश्चिमी भाग को। पश्चिमी भाग के लिए हम लोग स्तूप टीला का इस्तेमाल करते थे। यहाँ कई चीजें मिली जिसमें तांबे का ढेर यहाँ से प्राप्त किया गया। ठीक है, इसके अलावा मूर्तियां यहाँ से प्राप्त की गई। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ चीजें और भी, जैसे कांसे का नृत्य रत्न मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांसे का नृत्य रत्न मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ? तो वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूं, कांसे का नृत्य रत्न मूर्ति कहां से प्राप्त हुआ? तो वो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। यहाँ के शव विसर्जन की दो प्रक्रियाएं थी, एक था आंशिक विसर्जन और दूसरा था संपूर्ण विसर्जन, मतलब समाधि। संपूर्ण विसर्जन का सीधा सा मतलब क्या हो गया? समाधि। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसका नाम है चनहुदड़ो। क्या नाम है? चनहुदड़ो। ये चनहुदड़ो जो है, ये इसकी खोज जो है वो 1932 में की गई थी। 1932 में की गई थी और खोजकर्ता का नाम एक्चुअली 1932 से आरंभ हुआ और पूरा प्रोसेस जो मैं बोलूं कंप्लीट में बात करूं तो 1935 में बोलूंगा। इसमें जो है उनका नाम जो था वो था मजूमदार। ठीक है, मजूमदार, एनजी मजूमदार नाम है, मत याद रखो, केवल मजूमदार याद रखना। ठीक है, चनहुदड़ो की खोज 1935 में हुई थी और किसने खोजा? मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। यह भी वर्तमान में सिंध प्रांत में है, दैट मींस पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत का सीधा सा मतलब पाकिस्तान में है।
यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, आते रहता है, गुड़ियों का कारखाना कहां था? गुड़ियों का कारखाना कहां था? याद रखिएगा, गुड़िया का कारखाना, गुड़िया कारखाना जो है वो चंदहुदड़ो में मौजूद था। इसके अलावा एक और आता है, लिपस्टिक का अवशेष कहां से मिला? बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट। लिपस्टिक अवशेष कहां से मिला? तो ये भी चंदहुदड़ो से मिला। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करता हुआ पदचिन्ह, ये तमाम चीजें जो है यहीं से मिली। और हड़प्पा संस्कृति का, एक संस्कृति का, हड़प्पा कल्चर का एक कल्चर हुआ करता था जिसको हम लोग झूकर संस्कृति कहते थे। क्या कहते थे? झूकर संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का एक संस्कृति था जिसको हम लोग झूकर संस्कृति कहते थे। ये झूकर संस्कृति जो है हम लोगों को चंदहुदड़ो से ही देखने को मिलता है। ये झूकर संस्कृति जो हम लोगों को है वो चंदहुदड़ो से ही देखने को मिलता है। और एकमात्र ऐसा शहर जहां किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्ग मौजूद नहीं था, एकमात्र ऐसा शहर चंदहुदड़ो जहां किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्ग मौजूद नहीं था। अब मैं बात करूंगा अगला, जिसका नाम है लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से गारंटेड रहता है क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। लोथल, लोथल जिसकी खोज जो है वो 1955 और 1962, दो बार इसकी खोज की गई। 1955 और 1962, 1955 और 1962 में इसकी खोज की गई। और इसके खोजकर्ता जो है उनका नाम जो है वो रंगनाथ राव है। क्या नाम है? रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। ये महत्वपूर्ण स्थलों में गिना जाता है, महत्वपूर्ण स्थलों में गिना जाता है क्योंकि यहाँ बंदरगाह था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बंदरगाह नगर कौन सा है? ऑप्शन में हमारा लोथल आता है। ठीक है, बंदरगाह नगर कौन सा है? तो ऑप्शन में हमारा लोथल रहता है। याद रखना, यहाँ इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आ रहा हूं सबको लेकर। बंदरगाह नगर यहाँ पर मौजूद था। और यहाँ पे डक्की यार्ड मतलब गोडी का भी जो है वो साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ धान मतलब चावल का अवशेष, धान का अवशेष यहाँ पे हम लोगों को मिला है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की मोहरें भी यहाँ मिली है। तो मेसोपोटामिया की मोहरे मतलब रुपया, उस समय का कॉइन्स, मोहरे मिलने का सीधा सा मतलब है कि भाई बंदरगाह था, एकदम लॉजिकली समझना, रटना नहीं है। बंदरगाह था, यार्ड था, मतलब आयात निर्यात यहाँ पे किया जाता होगा। चूंकि चावल का साक्ष्य यहाँ पे मिला है तो भाई आयात निर्यात होता था। यही वजह है कि इसके वजह से हम लोग प्रमाणित कर पाते हैं कि पश्चिमी एशिया के साथ इसका व्यापार जो है वो चलता था। एक महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता का यह हिस्सा जाना जाता है। अब मैं बात करूंगा, इसमें कुछ चीजें मिली है, जैसे तीन युग्मित समाधि का उल्लेख जो है वो लोथल से हम लोगों को मिला है। अगला सेक्शन हम लोग आते हैं जिसका नाम है रोपड़। अगला सेक्शन हम लोग आते हैं रोपड़। देखो रोपड़ यहाँ पे मतलब वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में ये पंजाब में है। वर्तमान में पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रोपड़ जिला। पंजाब का एक जिला ही है जिसका नाम है रोपड़ जिला। इसमें खोजकर्ता जो थे उनका नाम था यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ का खोज किसने किया? याद रखिएगा, यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसे लाइन लेके नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, रोपड़ की खोज किसने किया? तो यज्ञदत्त शर्मा। मतलब याद रखना, शर्मा जी ने रोपड़ खोजा, बस इतना ही। शर्मा जी ने रोपड़ खोजा। कौन खोजा? शर्मा जी ने रोपड़ को खोजा। इस रोपड़ में क्या खोजा भाई? सतलज नदी, चूंकि पंजाब में मतलब सतलज नदी,
तो ये शर्मा जी ने रोपड़ खोजा। इस रोपड़ में क्या खोजा, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी को खोजा। यहाँ पे क्या खोजा, तांबे की कुल्हाड़ी खोजा। आभूषण को खोजा। इसके अलावा पत्थर और मिट्टी दोनों के बने हुए मकानों को भी खोजा। पत्थर और मिट्टी दोनों के बने हुए मकानों को भी यहां पर खोजा गया। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा अगला सेक्टर जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा, देखो जैसे मैं कालीबंगा, काली मतलब काला और बंगा मतलब चूड़ी, तोड़ दो इसको, शाब्दिक अर्थ पूछता है इसका। काली मतलब काला और बंगा मतलब चूड़ी। दैट मीन्स इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है काले रंग की चूड़ी। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कालीबंगा का, काले रंग की चूड़ी। ठीक है। और कालीबंगा है मतलब काले रंग की चूड़ी को खोजने वाला व्यक्ति जो है वो लाल पीला था। रटना नहीं है, रटना है ही नहीं। ठीक है। काले रंग के चूड़ी को खोजने वाला कौन था, लाल पीला था। दैट मीन्स बीके लाल जो है इसके खोजकर्ता थे। याद रहेगा ना, काला रंग को खोजने वाला कौन था, लाल पीला। यहाँ पे काले रंग की खोज जो है वो किए थे और खोजकर्ता कौन था, लाल पीला। याद रखिएगा। तो बीके लाल या फिर बीबी लाल, क्योंकि दो व्यक्ति यहाँ पे हैं, बीबी लाल और बीके थापर। मत याद रखो ना, लाल थापर, काला रंग को लाल और थापर एक साथ खोज दिया। ठीक है। बीबी लाल और बीके थापर जो हैं इनके द्वारा कालीबंगा को खोजा गया था। इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी और ये खोज जो है वो 1953 में किया गया था। 1953 में की गई थी। किसकी खोज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, देखो ये पे ध्यान देना। ठीक है। कालीबंगा। अब मैं बात करूंगा ये है कहां, तो वर्तमान में राजस्थान के क्षेत्र में घग्गर नदी के किनारे एक स्थान है हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिला कहां है, राजस्थान में। कहां है, राजस्थान में ये मौजूद है। यहां पे कहा जाता है कि खेत वगैरह जितने भी होते थे, खेतों का प्रमाण मिला है। उसके अलावा सेलखड़ी का प्रमाण मिला है, मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण मिला है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा अगला जिसका नाम है सुरकोतड़ा। देखो सुरकोतड़ा यहां पे आते हैं, जगह उधर कम पड़ा इधर ले आते हैं। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में जो है वो सुरकोतड़ा मौजूद है और इसको खोजने वाले जो हैं वो जगपति जोशी हैं। जगपति जोशी के द्वारा 1964 में इसकी खोज की गई। 1964 में जो है वो जगपति जोशी के द्वारा सुरकोतड़ा की खोज की गई। और सुरकोतड़ा का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा स्टूडेंट, जिसका नाम है घोड़े की अस्थि मिली। बहुत बार पूछा ये क्वेश्चन, घोड़े की अस्थि मिली। घोड़े की अस्थि कहां मिली, सुरकोतड़ा से मिली। और सुरकोतड़ा को किसने खोजा, तो वो जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया। यहां पे एक शब्द और होता है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन विसर्जन का प्रक्रिया जो है वो हम लोगों को सुरकोतड़ा से ही देखने को मिलता है। आइए अगला टॉपिक को लेकर आते हैं जिसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, मैंने कल ही आपसे कहा था कि वे पश्चिम यूपी में है। पश्चिम यूपी में कहां पे, मेरठ, याद आ रहा है ना। तो ये जो है वो मेरठ में है। और भारत सिंधु घाटी सभ्यता का पॉइंट ऑफ व्यू भी बनता है, बॉर्डर एरिया बन जाता है। क्योंकि हम लोगों को याद है, हम लोगों ने कल कहा था कि नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर जो है वो आलमगीरपुर ही है। इसकी खोजकर्ता जो है वो भी यज्ञदत्त शर्मा है।
यज्ञदत्त शर्मा ही है। दैट मींस यज्ञदत्त शर्मा कहाँ था? रोपड़ में भी था हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे यज्ञदत्त शर्मा ही इसके खोजकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं और ये 1958 में 1958 में आलमगीरपुर की खोज की गई थी। कहा जाता है सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था, क्योंकि शहरें तो आज भी खोजी जा रही है। हम लोग कल कहा था 2400 नगरों की खोज की गई है, लेकिन सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था को ये सूचित करता है। अंतिम अवस्था को जो है ये सूचित करता है। इसके अलावा शहरें आज भी खोई जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण शहर है जिनमें एक का नाम जो है वो रंगपुर है। देखो यहाँ रंगपुर दिख रहा है लोगों को, ठीक है, रंगपुर है। ये रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्रों में है। लोथल ये कहाँ पे था? कोटरा कहाँ था? गुजरात के कच्छ जिला में था। लोथल भी गुजरात में ही था, लेकिन ये जो है वो कहाँ पे है? ये काठियावाड़ जिले में पड़ता है और इसकी खोज भी रंगनाथ राव ने किया। रत्ना नहीं है ना, देखो लोथल और रंगपुर अगल बगल है ना, दोनों गुजरात में है, तो आदमिया 4 हो जाएगा, जे जाएगा 1 हो जाएगा। तो लोथल हो गया और रंगपुर हो गया। मतलब यहाँ पे अगर इसकी खोज रंगनाथ राव किया तो इसका भी खोज क्या करेगा? रोपड़ ही करेगा, सॉरी रंगनाथ राव ही करेगा। रंगपुर का भी खोज लोथल के जो खोज किया वही करेगा। अगल बगल है, तो अगल बगल है तो कितना टीम भेजिएगा? क्या बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोथल में का ही खोज रंगनाथ राव के द्वारा किया गया और रंगपुर का भी खोज जो है वो रंगनाथ राव के द्वारा ही किया गया। यहाँ पे धान का भुस्सी मिला, बड़ी आसानी से याद रखना बच्चा, बहुत आसानी से। चवलवा यहाँ मिला, गंदगिया होकर भुसिया जो था वो कहाँ मिला? रंगपुर में मिला। याद रहेगा। चावल कहाँ मिला? हम लोग पढ़े ना अभी जी कि चावल कहाँ मिला? लोथल में मिला। तो धान जब चावल कब बनता है? जब धान को अलग करते हैं, तो धान को अलग करके धान कहां उड़ के गया? धान का भुस्सी बगल में गया सर, रंगपुर में गया। याद रहेगा, कंफ्यूजन है ना, ठीक है। चावल यहां निकाला तो भुस्सी उड़ के कहां गया? रंगपुर में गया। तो आप रंगपुर में गया तो भाई भुस्सी गया तो कभी चावल वो तो कुछ कुछ गया होगा सर, भुस्सी गया तो चावल भी तो कुछ कुछ गया ही होगा। तो भी याद रखना है कि कुछ कुछ चावल भी यहां भेटा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक जो है, यहाँ पे जो इसका पॉइंट और याद रखना, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति। उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति जो है वो हम लोगों को रंगपुर से ही मिलता है। अब हम आते हैं बनवाली। आइए हम लोग देखते हैं अब बनवाली। देखो जैसे ही हम बनवाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बनवाली जो है वो हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है। दैट मीन्स यहां पे पड़ेगा, ठीक है। बनवाली इसकी खोज जो है आज वर्तमान में हिसार जिला में हरियाणा में पड़ता है और ये रंगोई नदी के किनारे मौजूद है। बनवाली की खोज जो है वो करने वाले व्यक्ति जो है वो है रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा जो है वो बनवाली की खोज 1974 में की गई थी। 1974 में इनके द्वारा ये किया गया था। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट नगर योजना जो है, नगर जो है वो शतरंज के जैसा था। नगर योजना शतरंज विषाद जैसा था, ठीक है। मतलब शतरंज के जैसा, ये शतरंज का जो हम लोग जब खेलना शुरू करते हैं तो जो आकृतियां होती है उस रूप में ये क्षेत्र हम लोगों का जाना जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शहर के और पे आता है तो अली मुराद। अली मुराद हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, ये सिंध प्रांत में है। यहाँ बैल की लघु मृण मूर्ति मिली, याद रखिएगा, बैल की मूर्ति, बैल की मूर्ति हम लोगों को यहां मिला। फिर हम आते हैं तो यहाँ हमको सुत कांगिंडोर दिख रहा है। सुत कांगिंडोर ये आज वर्तमान में बलूचिस्तान में, कहां है? ये वर्तमान में बलूचिस्तान में मौजूद है और इसके खोजकर्ता आर.एल. स्टाइन हैं। आर.एल. स्टाइन जो है इसके खोजकर्ता है। यहां मनुष्य की अस्थि से भरा हुआ राख मिला है। मतलब
अस्थि मतलब कलश हो गया, उसमें राख जो जला के बॉडी का होता है वो यहाँ पे हम लोगों को सुत्तांगेन डोर में मिला है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे धौलावीरा है, कोट डीजे है, ठीक है, बालाकोट है, अल्लाह दीनो है। अल्लाह दीनो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अल्लाह दीनो जो है वो सिंधु और अरब के संगम पर मिला है। सिंधु और अरब के संगम पर अल्लाह दीनो जो है वो मिला है। इसके खोजकर्ता फेयर सर्विस है। फेयर सर्विस है जिनके द्वारा इसकी खोज की गई और ये 1982 में। मैंने कहा कि अभी तक खोज चल रहा है, अंतिम बोलेगा तो कहां होगी हम लोगों का, याद रखिएगा, अंतिम बोलेगा तो वो आलमगीरपुर ही कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा भगवानपुरा, बालाकोट जैसे कई क्षेत्र जो है, बालाकोट तुम लोग अच्छे जान रहे हैं क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे शेर भारत के बालाकोट पर अटैक करके शान से वापस आए, ठीक है। तो ये कई क्षेत्रों में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्रोत मिले हैं और महत्वपूर्ण नगरों की खोज की गई। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, खुदाई आज भी जारी है और काम चल रहा है, ठीक है। विद्यार्थी स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताएं और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ें ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 2 बजे MCQ के साथ। जय हिंद, जय भारत।